नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 14 फरवरी से आलमी कप क्रिकेट मुकाबला शुरू हो रहा है और आलमी कप से ज्यादा जो चर्चा है वो इस मैच को लेकर के है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कि मैच खेला जाएगा। और जैसा कि हम आपको पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि इस मैच को मुख्तलिफ तरीके से देखने वालों की तादाद इस मरतबा एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये मैच इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि अमिताभ बच्चन इस मैच की कमेंट्री करने वाले हैं। हम उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह से 41 साल की उम्र के बावजूद लेंडर पेस के हौसले लगातार बुलंद हैं, वो अभी भी थके नहीं हैं और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वो और भी खिताबात जीतें। और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान, दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आप दोनों का खैर मकदम है और हम कुछ एक्सपर्ट से फोनलाइन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एडिलेड में 15 फरवरी को आलमी कप का मैच खेला जाने वाला जो मैच होगा वो तारीख रकम कर सकता है। यह मैच सबसे ज्यादा लोगों के जरिए देखा जाने वाला मैच बन सकता है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसे 1 अरब से ज्यादा लोग देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मैच इन्हीं टीमों के बीच 30 मार्च 2011 को खेले गए आलमी कप मैच का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उधर पाकिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा है कि 15 फरवरी को होने वाला हिंद पाक मुकाबला कई लोगों के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल से भी बड़ा मुकाबला होगा। शोएब अख्तर के मुताबिक पूरी दुनिया इस मैच के तई बेहद पुरजोश है। और सबसे दिलचस्प खबर इस मैच से मुतालिक यह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कमेंट्री करेंगे इस मैच में। इस मैच की कमेंट्री के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो बिग बी ने साफ तौर पर माना कि हालांकि उन्हें कमेंट्री का मौका मिला तो है लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। 2015 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच इस मरतबा इसीलिए काफी दिलचस्प हो गया क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाई देगी। और सब लोग जानते हैं कि जहां पर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है वो अपने आप में वो बहुत ही कामयाब होता है। दरअसल 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान अमिताभ बच्चन एक कमेंटेटर के तौर पर इसलिए नजर आएंगे क्योंकि इस दौरान उनकी फिल्म का एक प्रमोशन भी होने वाला है। वर्ल्ड कप एक छोटा सा अवसर मिल रहा है और क्योंकि बाल्की को लगा कि हमारी फिल्म शनिदाब जो है वो ध्वनि साउंड पे आधारित है तो क्यों ना कोई ऐसे एक माध्यम ढूंढा जाए जहां पर ध्वनि के जरिए साउंड के जरिए हम अपने फिल्म का प्रचार कर सकें। तो एक छोटा सा अवसर मिलेगा मुझे इंडो पाक मैच के। ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे क्रिकेट कमेंट्री के बारे में और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कुछ दिनों में कुछ क्रिकेट मैचेस देखूंगा, सुनूंगा कैसे वो लोग कमेंट्री करते हैं और प्रयत्न करूंगा। एक नई बात फजल साहब के कमेंट्री के बहाने यानी क्रिकेट के बहाने इस फिल्म का प्रमोशन। अभी तक अमिताभ बच्चन सिर्फ इस फॉर्मेट से अलग थे। हम इस मैच के की और भी क्या खास बात होंगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की होने वाली कमेंट्री पर जो 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलेगा। आपको क्या लगता है कि इससे सुनने वालों को खास करके क्या महसूस होगा और इस मैच की दिलचस्पी कहां तक बढ़ेगी? नहीं, देखिए इससे कोई दिलचस्पी बढ़ने वाली नहीं शबाब साहब। मैच होता है। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े मेगा स्टार हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। क्रिकेट से उनका, क्रिकेट की कमेंट्री से उनका कुछ भी लेना देना नहीं और वो एक बाजार का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म को प्रमोशन के लिए और जो लोग इसको प्रमोट करने की कोशिश में उनकी आवाज का इस्तेमाल इंडिया और पाकिस्तान के मैचों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचों के सिलसिले, मुझे लगता है कि वो जो क्रिकेट कमेंट्री सुनने वाले उनके साथ भी मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि मंदिरा बेदी को भी लाया था सिर्फ प्रमोशन के लिए और सिर्फ ग्लैमर के लिए। उनकी क्रिकेट की समझ कितनी थी? हो सकता है कि अमिताभ बच्चन की क्रिकेट की समझ हो, लेकिन कमेंट्री देना और जो शायकीन है, जो सुनने वाले हैं, उनके साथ ही मुझे लगता है कि एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, वो फिल्म का आपका इशारा मैं समझ गया। जब से प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल आए, एक जो सबसे बड़ा नुकसान जो हिंदुस्तान के प्रोफेशनल कमेंटेटर को ये हुआ कि अब कमेंट्री के लिए खासतौर से क्रिकेट में
इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना लाजमी कर दिया गया। तो पहले क्रिकेटर आए, उसके बाद अब बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, जो मुल्क में जो अभी भी बहुत नामी गिरामी जो प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं, जो सिर्फ इस वजह कर कमेंट्री नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मैचों की कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं रहे हैं, तो इससे कितना नुकसान हुआ है प्रोफेशनलिज्म को? जाहिर है कि नुकसान। देखिए, कई जमाने में आप अगर कमेंट्री की बात करें तो पहचान थी, कुछ लोगों की आवाज से ही लोग उनको जानते थे, चाहे जसदेव सिंह हो या रवि हो, कई और लोग हैं जो सिर्फ जसदेव सिंह की कमेंट्री सुनने के लिए लोग जाते थे। अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, क्रिकेट की समझ हो सकती है, लेकिन कमेंट्री एक अलग चीज है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग नहीं जानते हैं क्योंकि क्रिकेट खेला नहीं है इसलिए। तो क्रिकेट कमेंट्री भी एक बहुत प्रोफेशनल चीज है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जिन्होंने क्रिकेट कमेंट्री या दूसरे खेलों की कमेंट्री, और मंसूर साहब शायद ये पहले से कमेंटेटर होंगे जो खुद पहले ही कह रहे हैं कि मैं इस खेल के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, और ऐसी बात है वो किसी से सलाह मशवरा करेंगे और कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चूंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में हर आदमी कुछ ना कुछ बोल सकता है। आपको क्या लगता है कि ग्लैमराइज किया जा रहा है इस इंडिया पाकिस्तान का मैच? इसी मैच को क्यों चुना गया? फजल साहब ने कहा कि ये बाजार का हिस्सा बनाने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, बेशक शबाब साहब, इस मैच से अमिताभ बच्चन को फायदा हो सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन से इस मैच को फायदा नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है। देखिए, जिस तरह आज मार्केटिंग का ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज को अगर ये फिल्म प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आने वाले दिनों में और भी इस तरह के तजर्बात होंगे। तो इसको हम लोग खेल के ताल्लुक से बहुत ज्यादा अहमियत ना दें तो बेहतर है, क्योंकि वो खालिस वो एक प्रोफेशनल और एक कमर्शियल टाइप का स्टेप है उनका, जो उन्होंने खुद कहा कि मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये एक तरह से मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच क्योंकि सब देखेंगे, बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। उस वक्त इस आवाज को वहां इंट्रोड्यूस करने का मकसद सिर्फ फिल्म को फायदा देना है, क्रिकेट को या मैच को। चलिए, आप खेल की बात कर रहे हैं, आपने इशारा किया, फजल साहब आपने भी इशारा किया कि इससे खेल को, क्रिकेट को कोई फायदा होने वाला नहीं, थोड़ा सा ग्लैमर बढ़ेगा इस कमेंट्री में, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान की मैच की, तो क्यों इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तरह से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है? खास वजह क्यों है? क्या पाकिस्तान हर मैच को ये खेलकर नहीं, ये समझकर नहीं खेलता है कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, या फिर इंडिया हर मैच को ये समझकर क्यों नहीं खेलता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है? सिर्फ इन दोनों मैचों के बीच इतनी बातें क्यों होती हैं और इतने सारे कवरेज भी आ रहे हैं कि 14 फरवरी से शुरुआत है, उसका कोई जिक्र नहीं है, 15 फरवरी मैच का जिक्र मीडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं शबाब, देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि दोनों पड़ोसी मुल्क है, और बहुत अरसे तक आप देखिए कि दोनों मुल्कों के बीच तल्लुकात इतने कशीदा रहे कि क्रिकेट क्या सारे खेलों से खेल लगभग नहीं के बराबर होते रहे। तो मुझे लगता है कि आप देखिए, सिर्फ हॉकी में एक ऐसा खेल था जो हम ओलंपिक या एशियाई खेलों में, अगर आज 30-40 साल पहले जब क्रिकेट दोनों मुल्कों के बीच नहीं खेला जाता था, तो सिर्फ हॉकी का एक फील्ड ऐसा था जिसमें हम दोनों आपस में मुकाबले होते, तो वहां भी इसी तरह की राइवलरी थी दोनों टीमों के बीच, एक हाइप होता था। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फाइनल सुनने के लिए उस वक्त रेडियो हुआ करता था, लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। तो एक जो रिश्ता है दोनों का, एक तो यह है कि पड़ोसी हैं और एक दूसरे से इतने नजदीक रहे, और कई चीजें ऐसी है जो एक दूसरे को जोड़ती भी है, लेकिन इधर हाल के दिनों में जिस तरह से हाइप बना दिया जाता है, एक जंग के तौर पे लिया जाता है। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान ज्यादा मैच आपस में नहीं खेलते, अगर ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे तो इस तरह का हाइप नहीं है। साहब, एक बात खास तौर पर कही जा रही है, अगर दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने बीसीसीआई के सिलेक्टर्स के एक दिन बाद अपनी टीम का ऐलान किया। दोनों के कप्तान के इस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड, पोजीशन भी एक जैसी है। मिसबाहुल हक पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी पर भी मंडरा रहे हैं। तो किस तरह से जब पहले ही मैच में टीम उतरेगी, तो क्या इन दोनों के लिए वाकई फाइनल होगा? शबाब भाई, देखिए, सबसे अहम चीज इसमें यह है कि ये मैच दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की मास्टर की है। ये इस मैच को जो जीतेगा वो उस चाबी से वर्ल्ड कप के दूसरे मैचेस को खेलेगा भी, खोलेगा भी, क्योंकि दोनों टीमों को इस मैच के रिजल्ट से एक तरह से एक नई जान देने वाला है ये मैच। अगर हिंदुस्तान जीतता है तो हिंदुस्तान के लिए जो चीज सबसे कम अभी थी, एतमाद, कॉन्फिडेंस, वो पूरा बिल्ड हो जाएगा, टीम जो है बिल्कुल डगर पे आ जाएगी। वही चीज पाकिस्तान के साथ है। तो ये मैच जो है ये दोनों टीमों के लिए बिल्कुल नई जिंदगी की तरह से चलेगा ये। लेकिन अब देखिए, दोनों टीमों की सिचुएशन एक सी है, उनके दोनों कैप्टन की पोजीशन एक सी है। हमारी उनकी बॉलिंग लाइन देखिए, उमर गुल चले गए, यहाँ ईशांत शर्मा चले गए। दोनों साइड के बॉलर्स जो है वो इनएक्सपीरियंस है और कमजोरी मानी जा रही है उनको। दोनों साइड के बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम है। आज धोनी ने कहा कि हमारी टीम की बैटिंग लाइन में डेप्थ नहीं है, तो खुद मान रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइन कमजोर है।
और अगर हमको अच्छा खेलना है तो विकेट बचाने पड़ेंगे, लास्ट में जाके 30 रन बनाने पड़ेंगे। उसी तरह वही पोजीशन पाकिस्तान की है। वो अब तक मिडिल ईस्ट में खेल रहे थे जहां स्लो विकेट्स हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पर उतरेंगे तो उनके बैट्समैन को प्रॉब्लम होने जा रही है उनके विकेट की, बॉलिंग की। तो दोनों टीमों की पोजीशन तकरीबन एक सी है। बिल्कुल सही कहना है आपका, दोनों टीमों की पोजीशन एक सी है। फजल साहब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। वर्ल्ड कप से पहले की तैयारियों के सिलसिले में देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों को अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक ही तरह की परेशानी का सामना है। लेकिन फिर भी अगर मुआवजा किया जाए तो किस तरह से आप ये बताना चाहेंगे कि कौन सा एक ऐसा शोबा है जिसमें हिंदुस्तान की टीम इंडिया आगे है, या कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा ऊपर समझा जा सकता है? नहीं, हम देखिए, हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे थे, पिछली बार भी हम लोगों ने पाकिस्तान तो शायद बात किया था, तो बात की थी, तो हम लोगों ने मेरी अपनी ये राय है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी अभी हमसे बेहतर है। और सईद अजमल को आज आईसीसी ने भी क्लियरेंस दे दिए, तो मुझे लगता है कि अब सईद अजमल के आने से उनका स्पिन का शोभा, चूंकि आप देखिए कि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर लगभग नदारत थे आपके। सुनील नारायण को नहीं खेलना, अगर सईद अजमल भी नहीं होते तो स्पिन का जो चूंकि दोनों वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 स्पिन गेंदबाज है, अभी भी गेंदबाजों में नंबर 1 नंबर 2 पे, वो अगर नहीं खेलते तो वर्ल्ड कप में अच्छे स्पिनरों का लगभग फुकदान था, कोई नहीं नजर नहीं आ रहा था। तो अगर सईद अजमल खेलते तो पाकिस्तान थोड़ा सा अपर हैंड और हो जाएगा। उनकी गेंदबाजी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से बेहतर है, खासकर तेज गेंदबाजी। हिंदुस्तान की बल्लेबाजी उनसे बेहतर है, पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोर है। लेकिन ये एक जिस तरह से फरीदी ने कहा है कि टीम किस तरह से परफॉर्म करती है पहला मैच, लगातार जिस दिन मैच होता है उस दिन क्या परफॉर्मेंस होती है। एक मैच जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप उस दिन कौन अच्छा खेलता कह नहीं सकता आपको, लेकिन ये जरूर है कि अगर 5 गेंदबाज खेल रहे हैं तो कम से कम 3 गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और धोनी के साथ, धोनी को सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक हम अच्छे चेज करने वाले होते थे। आप देखिए कि ट्रायंगुलर सीरीज में हमने बार बार पहले खेला और उसका नतीजा भुगतना पड़ा। अब हो सकता है कि देखिए धोनी को बेटी हुई है, हो सकता है कई बार बच्चों की किस्मत से भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है, तो हो सकता है कि धोनी की किस्मत बेटी की वजह से कुछ नए रास्ते, हालांकि लक्ष्मी आई है और लक्ष्मी की कमी इस वक्त धोनी के पास नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि मतलब उनके कैरियर्स के मतलब रिगार्डिंग कैरियर अब उनका अब ऐसा कहा जा रहा है कि ढलान पर है। हालांकि हमारे बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल इंडियन क्रिकेट में पैदा हुई है उससे अगर देखा जाए तो उसको देखकर के ऐसा लगता है कि शायद 2015 का जो ये वर्ल्ड कप जो 14 को शुरू होने वाला है, उसके इस वर्ल्ड कप के बाद वो वनडे से रिटायरमेंट ले ले। और ये भी कहा जा रहा है कि 2016 के T20 के बाद वो T20 यानी कि सभी फॉर्मेट से वो अलहदा हो जाएंगे। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच को हाइप बनाया गया और इस मैच को शुरू से काफी अहमियत दी जाती है, क्या ये बात सही नहीं है कि अगर ज्यादा मैचेस आपस में खेले जाएं? क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहम रोल अदा करती है। तो अगर इस क्रिकेट डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाए, उसके जरिए हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस दोनों मुल्कों के और फिर जो डिप्लोमेट हैं वो दोनों मुल्कों के काफी करीब आते हैं, तो अगर सीरीज लगातार खेलती जाए, बायलैटरल सीरीज में बढ़ाई जाए, तो क्या इस तरह का हाइप इंडिया पाकिस्तान मैच में देखने को नहीं मिलेगा और इससे बाजारवाद को जितना फायदा हो रहा है वो भी कम होगा? नहीं शबाब भाई, ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें आप हाइप जो है, आप मीडिया बनाए ना बनाए, ये हाइप अपने आप बन जाता है, यानी जो क्रिकेट के शायकीन है उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इसमें एक छोटी सी मिसाल इसकी आपको हम दे रहे हैं कि अगर मैच 15 फरवरी को मैच हो रहा है, उसके टिकट अगर आप चाहेंगे तो अब वो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो सिर्फ 20 मिनट में ऑनलाइन बिक चुके थे। और आप अंदाजा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों से 16,000 आदमी सिर्फ एडिलेड आ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए। अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल का टिकट चाहते हैं तो आपको अब भी मिल सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का टिकट नहीं मिलेगा। तो ये एक हाइप जो बना हुआ है ना, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों टीमों के प्लेयर्स को इस मैच के दिन एहसास होता है कि ये क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो तनाव और जो प्रेशर आता है वो उनको इस बात का एहसास दिलाता है कि ये मैच कुछ हटके है। तो ये एक कुदरती है, एक फितरी है जो उनके अंदर से फीलिंग आती है, तो वो उसके ऊपर हम कुछ ब्लेम नहीं दे सकते किसी को, कि नेचुरल है, क्योंकि रवायती ट्रेडिशन चली आ रही है टकराव की। तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा खेलने से या कम खेलने से फर्क नहीं पड़ता इसमें। नहीं, इसमें सवाल भी ये है कि आप अगर बायलैटरल सीरीज की बात की तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आज जिस तरह से तनाव भरे हैं
और ये जाहिर है कि जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो हम अपने मफाद को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आईपीएल में भी पाकिस्तान या हॉकी इंडिया लीग, इन दो खेलों में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसे, क्योंकि आप अगर बार बार हमारे मुल्क में घुसपैठ करते रहेंगे, मुल्क में चूंकि जिस तरह का माहौल बना देते हैं, तो जाहिर है कि आप देखिए सिर्फ हिंदुस्तान की बात छोड़ दी जाए, पाकिस्तान कोई टीम नहीं जा रही है, तो आपने वहां के हालात भी ऐसे बना दिए हैं जहां आप कोई खेलना नहीं चाहता, आपको दूसरे मुल्क में जाके क्रिकेट खेलना पड़ रहा। तो जाहिर है कि आप अपने मुल्क को मुल्क में जब तक हालात साजगार नहीं कीजिएगा, ऐसी बात है कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम दूसरे मुल्क में जब तक घुसपैठ करना नहीं छोड़ेंगे तब तक बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। केनिया की बी टीम गई थी, ए टीम गई थी, और उससे रिपोर्ट जो मांगी गई है, पाकिस्तान में जो सीरीज उन्होंने खेली है उसके अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं पेश की और इसमें ताखीर हो रही है। इसका मतलब है कि केनिया का क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज्यादा मुतमईन वहां के लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के इंतजाम से नहीं है। एक खास बात हम लोग भूल गए फजल साहब इंडिया पाकिस्तान मैच के रिगार्डिंग, जो कि इंतहाई दिलचस्प है, और जैसा कि मंसूर साहब ने कहा कि काफी तादाद में लोग आए हैं, फाइनल का टिकट मिल जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का टिकट नहीं मिल सकता है। इंडिया के जो क्रिकेट शायकीन है वो काफी मुतमईन हो गए, क्योंकि रिकॉर्ड ये बताता है कि वर्ल्ड कप में अभी तक हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान से हारी नहीं है। नहीं, जाहिर है, देखिए रिकॉर्ड में बहुत अच्छा है हमारा वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी कल मेरी बात हो रही थी, कल ही सुशील पहलवान है, सुशील कुमार साहब, उससे बड़ा चैंपियन अभी पिछले कुछ सालों में नहीं पैदा किया हिंदुस्तान ने, इंडिविजुअल हो या टीम गेम में उसने जो किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही सुशील ने कि हम हिंदुस्तानी है, जाहिर है कि हम हिंदुस्तानी टीम का फेवर करेंगे, लेकिन किसी भी खेल को किसी खिलाड़ी की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि खेलों में हार जीत लगा रहता है। सबसे बड़ी चीज है कि उस दिन किस तरह का टीम हमारी परफॉर्म करती है। खास दिन वनडे और T20 इसी तरह का खेल है, वो टेस्ट नहीं है कि 5 दिनों तक। और ऐसे भी क्रिकेट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अनबीटेन है अभी तक, इस रिकॉर्ड को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या लगता है कि ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? नहीं, बिल्कुल शबाब साहब, ये देखिए इंशाल्लाह हिंदुस्तानी टीम जीतेगी। हमारे पास एक चीज और गौर करने की है कि पहली मरतबा 20-22 साल में पहला मौका ऐसा आया है जब टीम में हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के बगैर खेल रही है। ये भी आप याद रखिए कि 5 मैच जो हिंदुस्तान पिछले खेला है और जीता है वर्ल्ड कप में, तो उसमें 3 में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर सचिन तेंदुलकर का है जो मिसिंग है, इज्जतदार नहीं है, हम लोग मिस करेंगे उनको, लेकिन इंशाल्लाह मैच जीतेगी इंडिया, बेटर है पाकिस्तान से, क्योंकि एक्सपोजर जो है इंडिया को अब भी पाकिस्तान से बेटर मिला हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर खास तौर से काबिल जिक्र रहे हैं, बिल्कुल सही कहा फजल साहब ने, मंसूर साहब ने। फजल साहब, सचिन तेंदुलकर इस वक्त नहीं है, हालांकि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आईसीसी के वो वहां पर मौजूद रहेंगे, कितना मिस करेगी टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर को इस पूरे वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो? ये जाहिर है कि मिस करेगी। सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम रहे हैं, वो हिंदुस्तानी लगभग लंबे वक्त तक, लगभग 2 दहाई अगर कहे तो 2 दहाई तक हिंदुस्तानी टीम के साथ रहे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस आज भी याद है कि वो छक्का जब शोएब अख्तर, तो क्या सिर्फ सचिन को ही मिस करेगी? सचिन, मैं वही कह रहा हूँ, युवराज सहवाग, ये भी सहवाग को मिस करेगी, युवराज सिंह में, जहीर खान में, मुनाफ पटेल की बात लीजिए। टीम अगर आप देखिए, अगर टीम में कुछ एक तरह से टीम में अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो सारे खिलाड़ी याद आएंगे जो अब इस वक्त टीम में नहीं है। अगर ये टीम परफॉर्म कर रही होती तो शायद हम लोग मिस ना करते, लेकिन इस वक्त हम लोग मिस करेंगे उनको। बिल्कुल, चूंकि सबसे बड़ी खिलाड़ी गेंदबाजी हमारी, हम गेंदबाजी पे हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। हमारे आज मुनाफ पटेल नहीं है, जहीर खान है, युवराज सिंह देखिए, पिछले अगर वर्ल्ड कप को देखिए तो युवराज सिंह ने अपनी बदौलत कई मैच जितवा दिए थे हमें, तो आज उनके जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है। हम सिर्फ कागजों पर भले बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन यही कि धोनी को क्या करते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, उस दिन कैसा परफॉर्म करती है पाकिस्तान के पास। जाहिर है कि पाकिस्तान भी अपना ऑल आउट करना चाहेगी, वो भी अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी। बिल्कुल सही बात है। और वीरेंद्र सहवाग का मंसूरुद्दीन फरीदी साहब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मुखालिफ टीम पर, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग उन्होंने की। ये लगता था कि तेजी के साथ वो रन्स बनाएंगे, इसका काफी फायदा टीम इंडिया को मिलता था। तो सहवाग जिस तरह की बैटिंग करने के आदी रहे थे, वो ये नहीं देखते थे कि मेरी 50 या 100 बन रहा है कि नहीं, वो एक टारगेट लेकर के आते थे कि हर गेंद को उन्हें खेलना है। हालांकि जाहिर सी बात है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से वनडे क्रिकेट में खेला भी नहीं जाता है, शॉट्स कैसे भी हों, लेकिन वो रन्स बनाते थे। और मुझे जहां तक याद है कि कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मतलब शुरुआती ओवर में 23 रन बनाने की शुरुआत की। तो वीरेंद्र सहवाग अगर इस वक्त होते, रणजी ट्रॉफी में अच्छे रन्स भी बना रहे थे, किस तरह से मिस करेंगे, खास करके पाकिस्तान के मैच के तनाजुर में देखें? देखिए, एज ए ओपनर यकीनन आप सहवाग को मिस करिएगा। हम बस अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो टीम हमारे सामने है कि अगर शेखर धवन ओपनिंग कर रहे हैं तब तक नहीं चले, अब चल जाएं। अगर विराट कोहली का प्लेयर है जो उसकी कमी दूर कर
सकता है, लेकिन नंबर 3 पे आते हैं वो। लेकिन एक जो मिजाज है सहवाग का, वही मिजाज है उनका खेलने का, कोहली का। तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर उनकी कमी वो दूर कर दें, लेकिन आप सहवाग होते तो एक बहुत बड़ा नफ्सियाती तौर पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता कि हम ओपनिंग में हावी होते हैं। गेंदबाजों पर दबाव रहता है दबाव। और मुझे ऑटोबायोग्राफी अगर सचिन की पढ़ी तो उन्होंने 93 वर्ल्ड कप की बात खास तौर से की है कि किस तरह से मैंने और सहवाग ने एक हिकमत अमली बनाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 ओवर के बाद जब हम लोगों ने वकार और शोएब अख्तर को मारा तो लगा कि मैच हमारे हाथ में आ गया है। सहवाग ने भी पहला चौका जड़ा और फिर सचिन भी खुलकर। शोएब अख्तर का बयान अभी आपने सुना, किस तनाजुर में उन्होंने कहा, क्या कहना चाह रहे थे शोएब अख्तर? हमारे पास बाइट नहीं थी, अब आपको सुनाते, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि ये कई लोगों के लिए, दोनों टीमों के लिए ये दिलचस्प और काफी अहम मुकाबला है। किधर इशारा है शोएब अख्तर का? दोनों टीमों के लिए जाहिर है कि जो टीम शोएब अख्तर हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हिंदुस्तान अगर मैच जीतती है तो अपने वो रिकॉर्ड को क्लीन करती है वर्ल्ड कप में, और अगर पाकिस्तान जीतती है तो वो उस रिकॉर्ड में जो एक हार का जो सिलसिला है उसको तोड़ती है। तो जाहिर है कि दोनों टीमों के लिए, और सबसे बड़ी चीज जिसकी तरफ शुरू मंसूर ने कहा है कि अगर जो टीम जीतती है पहला मैच जीतती है तो नफ्सियाती तौर पर फिर आगे के मैचों के लिए उसकी राह हमवार होगी, और वो आगे किस तरह से अपनी खूबी और खामियों को तय करके वो आगे के मैच में किस तरह से खेलेगा ये भी तय होगा। इस एक बेटर कॉम्बिनेशन सामने आएगा उनके बॉल टीम। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में महसूस है, भले ही तलखी हो, लेकिन इतना तो जरूर हमें देखने को मिलेगा पिछले वर्ल्ड कप की तरह ही कि हिंदुस्तान के कई टीवी स्टूडियो में पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट साबिक क्रिकेटर नजर आएंगे। वो एक दिलचस्प बात होती है देखने को, और अब स्टूडियो टू स्टूडियो जो मुबाहिसा होता है वो भी काफी दिलचस्प है। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि 15 फरवरी का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच जो है, जो हमेशा दिलचस्प रहा है, इस मरतबा भी दिलचस्प होगा। और एक दिलचस्पी की वजह यह भी बन सकती है कि अमिताभ बच्चन इसमें कमेंट्री करेंगे। हालांकि दोनों की जवाब है कि आईपीएल और दूसरे मैचों में भले हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी न खेलते हो, लेकिन स्टूडियो में जरूर खेलते हैं वो। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे 41 साला लिएंडर पेस की, जिनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात, जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूर उद्दीन फरीदी और फजल इमाम मलिक। अब बात करते हैं लिएंडर पेस की। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद बेहद पुरजोश हैं। लिएंडर ने कहा है कि वो अभी भी फिट हैं और आगे आने वाले टूर्नामेंटों में भी सख्त चैलेंज पेश करते रहेंगे। और मार्टिना हिंगिस के साथ जो मिक्स डबल्स फजल साहब उन्होंने जीता तो बहुत ज्यादा पुरजोश हो गए थे, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। और क्या इसकी वजह कर थोड़ा सा जोश और बढ़ गया है, क्योंकि 41 साल की उम्र हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी और भी टूर्नामेंट जीतने का उनका ख्वाब अभी बरकरार है। जाहिर है कि जीत किसी भी खिलाड़ी के लिए जीत सबसे बड़ी चीज होती है उसके करियर में। तो और 41 साल की उम्र में वो अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसे डबल्स खिताब जीत रहे, हालांकि अब डबल्स को कोई बहुत ज्यादा अहमियत ग्रैंड स्लैम में नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट होता है, बड़ी जीत होती है। और फिर मार्टिना हिंगिस जैसे साथी हो तो जाहिर है कि पुरजोश होना उनका और भी मायने रखता है। लिएंडर पेस एक लड़ाकू खिलाड़ी, इसमें कहीं से कोई उनमें एक फाइटर का जज्बा तो शुरू से हम लोगों ने, चाहे वो डेविस कप में हो, स्विट्जरलैंड के खिलाफ कलकत्ता
में हम लोगों ने साउथ क्लब में बहुत मैचेस देखे उनको, और उनकी जो उस वक्त भी जितने जो जिस तरह से खेलते थे, मुझे लगता है कि बहुत भले फिटनेस थोड़ी सी कम, उम्र की वजह से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आज भी जोश और जज्बा उनका उसी तरह से बरकरार है। इसलिए आप देखिए, मुझे सबसे अफसोस इस बात का कि वो अगर एशियाई खेलों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अगर लिया होता तो हिंदुस्तान के पास कई और तमगे होते और उनके लिए भी फायदा होता है, लेकिन अपनी किसी निजी वजह से अगर उन्होंने नहीं लिया और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, तो मुझे लगता है कि अब उनका टारगेट भी अगर होगा तो मुझे लगता है कि ओलंपिक जरूर खेलेंगे वो हिंदुस्तान के लिए और सोने का तमगा दिलाएंगे। तो अभी बहुत मैदान खुला हुआ है। इस उम्र में भी मंसूर उद्दीन फरीदी साहब ने भी उनको कलकत्ता में काफी करीब से खेलते हुए देखा है, बहुत फिट नजर आ रहे हैं। और अगर टेनिस के कोर्ट पर 41 साल की उम्र में इतना कॉन्फिडेंस है और 15 ग्रैंड स्लैम खिताब उनके नाम हो चुका है अब तक, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शबाब साहब, पेस की हर जीत एक शौक है। वो शौक इसलिए है कि जब लोग उनकी उम्र पर नजर डालते हैं कि 40 और 41 साल की उम्र में ये आदमी इस तरह का परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक शौक होता है। लेकिन उन्होंने अभी खुद कहा कि मैंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं है कि रिटायरमेंट कब लेना, और बेहतर यही है कि जब तक आदमी परफॉर्म कर रहा है, खेल सकता है, उसकी एज कोई फैक्टर नहीं रहती है। सबसे बड़ी चीज ये है इनके अंदर कि इसकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है ना, वो इनका कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है पेस का। उनके फादर जो थे वो खुद ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं हॉकी के, बिल्कुल ठीक है, और उनकी मदर जो थी बास्केटबॉल में नेशनल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। एक फैमिली स्पोर्ट्स में रही है, तो उनका एक जो माहौल घर का और बाहर का, वो दोनों स्पोर्ट्स का ही है, तो कहीं ना कहीं फिटनेस और स्पिरिट और जो चीजें जो होती हैं, जो पॉजिटिव सोच, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस सफर में। जो 97 के बाद से उन्होंने हर साल एक ग्रैंड स्लैम जीता है, डबल हो या सिंगल हो, तो एक बहुत वो अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल में एक फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा असर पड़ा उनके इस सफर के ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज ये है शबाब कि उन्होंने दोनों मार्टिना के साथ मिलकर ग्रैंड स्लैम जीता। मार्टिना नवरातिलोवा के साथ भी उन्होंने डबल से मिक्स डबल जीता, और अब मार्टिना हिंगिस के साथ भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प चीज है। तकरीबन 100 पार्टनर उनके अब तक इस पूरे करियर में। मार्टिना दोनों, लेकिन अपने पार्टनर के साथ उनकी नहीं बन पाई, ये भी बहस का मौजू हमेशा बन रहा है कि महेश भूपति के साथ इख्तिलाफात होते रहे बराबर उनके। देखिए, खिलाड़ियों का जो ईगो भी होता है कई बार क्लैश करता है, तो महेश भूपति के साथ भी वही बात थी। और दोनों उसी तरह के खिलाड़ी कम से कम प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल हो सकता है। लेकिन इससे फजल साहब हिंदुस्तानी टेनिस को तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर इनकी जोड़ी बरकरार रहती तो और ज्यादा मेडल्स या टूर्नामेंट्स आ सकते थे हिंदुस्तान। वही कह रहा हूं कि थोड़ा नहीं, बहुत नुकसान हुआ है शबाब कि अगर दोनों साथ खेलते तो हम कम से कम, देखिए ठीक है कि आप ग्रैंड स्लैम में अपने लिए खेलते, ग्रैंड स्लैम अपने, लेकिन जब एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में या ओलंपिक में खेलते तो मुल्क के लिए खेलते, और मुल्क के लिए जीतना शायद सबसे बड़ा जज्बा होना चाहिए। मुल्क के लिए खेलना एक बड़ी बात होती है। तो अगर वही मैं कहा कि अगर एशियाई खेलों में लिएंडर पेस ने हिस्सा लिया होता तो, या दूसरे जो जिन खिलाड़ियों ने पॉइंट्स के लिए एशियाई खेलों से में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, अगर उन्होंने लिया होता तो हमारे पास कुछ गोल्ड मेडल और होते और हमारा कद और आगे बहुत। मेरे ख्याल में शबाब साहब, पेस जो है वो एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम को एक मैसेज दे रहे हैं कि 41 ईयर्स ओल्ड में, उस उम्र में जो उनकी फिटनेस है, वो हमारे क्रिकेटर्स के लिए भी एक मिसाल है और सबक है कि वो आप उनसे सीख सकते हैं। वो हाँ, शायद अगर आप देखिए कि भुवनेश्वर कुमार हो या ईशांत शर्मा हो, ठीक कहा फरीदी ने कि आप उनकी आज तुरंत वो इंजर्ड हो जाते हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। और आप देखिए भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी जिस तरह से मुतासिर हुई है, अब वो उस स्पीड से गेंद नहीं कर सकते, उनकी वो तेजी नहीं है। जिस तेजी पे आप स्विंग करवाते हैं वो उस पर कोई भी मार सकता है। 120, 118, 115, 125 कोई स्पीड नहीं होती आजकल के इंटरनेशनल। आखिरी जुमला आपसे, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। नहीं, मेरे ख्याल में पेस के मामले में अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि अभी वो अगर फिट है तो 3-4 साल, कहीं नहीं 3-4 साल आराम से खेल सकते हैं। जरूर खेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कही कि जिस तरह से इस उम्र में भी फिट है, तो इंडियन क्रिकेटर्स जो कि जवासार टीम है, उनको एक बहुत बड़ा पैगाम वर्ल्ड कप के मौके पर लिएंडर पेस ने दिया। और हम उम्मीद जाहिर करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं लिएंडर पेस के लिए, चूंकि बहुत बड़े रत्न है हिंदुस्तान के लिए जहां तक लॉन टेनिस की बात है। इसी तरह से लगातार वो फिट रहे और हिंदुस्तान के लिए टेनिस के आइकॉन बने रहे और मेडल और टूर्नामेंट्स जीतते रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए, फजल इमाम मलिक साहब और मंसूर उद्दीन फरीदी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समय लाइक। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।